हेलो एनिमे फैंस। तो आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज हम देखने वाले सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 39 को। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और इस वीडियो के एंड में मैं डीमन मोनार्च के बारे में एक बात बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनको 97 फ्लोर तक पहुंच चुका है और यहाँ पे इग्रिस और टैंक की प्रमोशन भी हो चुकी है। मतलब इग्रिस अब इलाइट नाइट बन गया और टैंक अब नाइट बन चुका है। और साथ ही में जिनको यहाँ पे एजल को वापस जाने को भी कहता है, क्योंकि उसने उसके डैड से प्रॉमिस करा था कि उसको सही सलामत वापस पहुंचा देगा। और आगे के लेवल पे बॉस से उसकी लड़ाई होने वाली है, तो वो चाहता था कि एजल वापस चले जाए, जिसपे कि एजल उससे कहती है कि वो वापस नहीं जाना चाहती है, बल्कि वो उसी के साथ जाएगी और देखना चाहती है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, आखिर वो हमारे किंग को कैसे हराएगा। नेक्स्ट सीन यहाँ पर हमें साउथ कोरिया का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वो एस रैंक का हंटर आ चुका होता है और इसका नाम रियोजी होता है। और उसके साथ में एक ए रैंक की हंटर भी होती है, हालांकि वो यहाँ पर उसके ट्रांसलेटर के रूप में आई होती है और उसका नाम हानिकावा होता है। रियोजी यहाँ पे हानिकावा से कहता है, मेरे को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावर महसूस हो रही है, मेरे को घुटन सी महसूस हो रही है, लगता है यहाँ पे कोई और एस रैंक का हंटर भी है। जिसपे कि हानिकावा रियोजी से बोलती है, क्या वो तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर है? जिसपे कि वो बोलता है, मुझे नहीं पता कि वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है या नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर है। तभी वहाँ पर हमें मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट का एक बंदा दिखाया जाता है, जो कि रियोजी के पास जाके कहता है, मुझे माफ़ कर दे, मुझे यहाँ पर आने में देर हो गई। जिसपे रियोजी उससे पूछता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? जिसपे कि वो बताता है, यूनाइटेड स्टेट का एक नेशन लेवल का हंटर यहाँ पर आया हुआ है और अब वो वापस जा रहा है, उसी से लोग मिलने यहाँ पर आए हैं। साथ ही में वो रियोजी को कहता है कि चलिए मैं आपको हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग में ले चलता हूँ, जहाँ पे कि चेयरमैन आपका इंतजार कर रहे हैं मीटिंग के लिए। नेक्स्ट सीन हमें हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि रियोजी चेयरमैन के सामने जाके बैठ जाता है और हमें यहाँ पे रियोजी के गिल्ड के बारे में बताया जाता है कि जापान में टोटल 21 एस रैंक के हंटर है, जिसमें से 11 तो सिर्फ रियोजी के गिल्ड में ही है। यहाँ पे चेयरमैन मनी मन सोच रहे होते हैं कि हमारे साउथ कोरिया में पूरे 5 गिल्ड हैं जो कि हमारे कोरिया को चला रहे हैं, और जबकि जापान में एक ही ऐसा बड़ा गिल्ड है जो कि पूरे जापान को चला रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि चाइना के बाद जापान का गिल्ड ही सबसे ज्यादा अच्छा गिल्ड है। यहाँ पे हानिकावा चेयरमैन को बताती है कि मैं यहाँ पे रियोजी के ट्रांसलेटर के रूप में आई हूँ, रियोजी जो कुछ भी बताएंगे मैं उसको ट्रांसलेट करूंगी आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। साथ ही में वो चेयरमैन को बताती है कि आपको तो पता ही है कि यहाँ जेजू आइलैंड से एक चींटी उड़ के जापान के एक आइलैंड में आ गई थी और उसने वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई थी। हम यहाँ पे जेजू आइलैंड को खुला नहीं छोड़ सकते हैं। और हमें पता चला है कि आपके कोरिया वाले चौथी रेड करना चाहते हैं, तो हम आप जापान वाले आपकी चौथी रेड में आपकी मदद करना चाह रहे हैं। अभी वहाँ पे रियोजी कहता है, मेरा यहाँ पर आने का मकसद यही है, मैं यहाँ पे आपके लिए एक प्रपोजल लेके आया हूँ, क्यों ना हम जापान के सारे एस रैंक के हंटर और आपके कंट्री के सारे एस रैंक के हंटर को मिला के एक बड़ी टीम बनाए और साथ में जेजू आइलैंड को क्लियर करने की कोशिश करें। चेयरमैन रियोजी से बोलते हैं, मुझे पता है कि जापान के हंटर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं और अगर आप सब हमसे मिलेंगे तो ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जिस पे कि रियोजी बोलता है, मुझे पता है कि वो आइलैंड कितना ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए तो हमने प्लान बनाया है। अभी वहाँ पे हनिकावा आगे बढ़ती है और एक पेपर चेयरमैन को दे देती है, जिसपे कि पूरा डेटा लिखा पड़ा होता है उस प्लान से रिलेटेड। जिसपे कि रियोजी बोलता है, हम जापान वालों ने उस आंट से रिलेटेड एक डेटा इकट्ठा करा है, हमें पता है वो आंट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और साथ ही में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और तुम्हारे पुराने रेडों में कितने ज़्यादा हंटर्स मारे भी गए थे, लेकिन उनकी एक वीकनेस है लाइफ स्पैन, वो 1 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहते हैं। सीधी सादी और सिंपल भाषा में बोलूँ तो अगर हम उनकी क्वीन को मार देते हैं तो सारे एंड्स 1 साल के अंदर ही मर जाएंगे और जेजू आइलैंड अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। चेयरमैन मनी मन सोच रहे होते हैं, ये प्लान तो बहुत ही अच्छा है, बस क्वीन को मारना। साथ ही में रियोजी से बोलते हैं, मगर एक प्रॉब्लम है, उस आइलैंड पे बहुत ही ज़्यादा चींटी है और हमें क्वीन तक पहुंचना है, तो हमें उन सारी चींटियों को क्लियर करते ही तो उसके पास तक जाना होगा। जिस पे कि रियोजी बोलता है, आप सबका कहना बिल्कुल सही है कि वहाँ पे बहुत सारी गार्ड चींटियाँ रहेंगी और वो हमारे रास्ते का कांटा बनेंगी, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करें कि वो सारी चींटियाँ बाहर निकल जाएं और क्वीन बस अपने गुफा के अंदर अकेली रहे, तब तब तो ये बहुत आसान हो जाएगा उस चींटी को मारना। जिस पे कि चेयरमैन बोलते हैं, क्या सच में ऐसा करना पॉसिबल है? जिस पे रियोजी बोलता है, हमने आपकी पुरानी तीनों रेड का पूरा डेटा एनालाइज करा है और जब भी हंटरों ने उन पर अटैक करा था तो सारी चींटियाँ अपने टनल को छोड़कर बाहर आ गई थी और अंदर क्वीन चींटी बस अकेली रह गई थी। ये सारी बात सुन के वहाँ के हंटर एसोसिएशन के सारे मेंबर बुरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या सच में ऐसा करना पॉसिबल है? जिस पे कि हानिकावा कहती है, हमने इस मैटर को बहुत ही अच्छे से एग्जामिन करा है और हमारे पास सारा डेटा है और हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। तभी वहाँ पे बीच पे रियोजी कहता है, हमारे पे विश्वास करिए, सच में ऐसा हुआ था और मेरी गिल्ड में 11 हंटर हैं, जिसमें से कि 10 एस रैंक के हंटर मेरे साथ आपकी टीम को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आएंगे
और हम सब एस रैंक के हंटरों का काम ये होगा कि हम अलग अलग टीम में डिवाइड होके उन सभी चींटियों को टनल से बाहर निकालेंगे और आपकी टीम के सारे हंटर्स उस टनल के अंदर जाके उस चींटी को मार देंगे। जिस पे कि चेयरमैन सोचते हैं इसका प्लान तो वाकई में बहुत दमदार है। अगर इनके सभी 10 रैंक के हंटर उन चींटियों का ध्यान भटकाएंगे तो हमारे हंटर्स टनल के अंदर जाके उस क्वीन को बड़ी आसानी से मार सकते हैं। जिस पे कि रोजी कहता है हम सभी 10 हंटर अलग अलग ग्रुप में बट के पूरे आइलैंड के चारों कोने पे चले जाएंगे और इन चींटियों को अट्रैक्ट करेंगे। चेयरमैन को ये प्लान बहुत ही पसंद आया था, लेकिन साथ ही में वो मन ही मन ये भी सोच रहे थे कि आखिर जापान हमारी मदद क्यों कर रहा है, ये रियोजी गोड तो हमारी इतनी मदद करना क्यों चाह रहा है और साथ ही में अपने गिल्ड के 10 हंटरों को क्यों साथ में ला रहा है, 11वें हंटर को अपने साथ में क्यों नहीं ला रहा है, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। साथ में रियोजी भी वहाँ पर अपने दिमाग में एक बात चला रहा होता है। वो सोच रहा होता है अगर मैंने एक बार इस टेंजन को क्लियर कर दिया तो मुझे भी अपनी कंट्री का नेशन लेवल का हंटर बना दिया जाएगा, क्योंकि नेशन लेवल का हंटर बनने के लिए हमें एक बार एस रैंक के टेंजन को क्लियर करना पड़ता है और हमारी कंट्री को नेशन लेवल के हंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि मैं बनने वाला हूँ। और साउथ कोरिया मेरे प्लान को तो ठुकरा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा प्लान बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हालांकि मेरा रास्ता गलत है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे नेशन लेवल का हंटर बनना है। और हमें यहाँ पे समझ में आ जाती है कि उसके दिमाग में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, वो कुछ तो गड़बड़ करने वाला है। यहाँ पे चेयरमैन अभी भी कुछ सोच रहे होते हैं। वो मन ही मन सोच रहे होते हैं हमारे पूरे साउथ कोरिया में 8 एस रैंक के हंटर है, जिसमें कि मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और मियांगू वो तो रिटायर हो चुका है, तो बच गए 6 हंटर और बस वो 6 हंटर ही इस रेड में मतलब शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बाजी पूरी तरीके से पलट जाएगी अगर जिन्वो हमारे साथ रेड में शामिल होने को तैयार हो गया, क्योंकि जिन्वो एक अलग ही लेवल पे चल रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और उसने एक ए रैंक के टेंजन के बॉस को अकेले मार दिया था और उस टेंजन को अकेले क्लियर करा था। लेकिन यहाँ पर हम उसके लिए वेट नहीं कर सकते। वो लड़का भी तो पता नहीं कहाँ पर जाके घूम रहा है और यहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। हम यहाँ पर उसका इंतजार बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमें ये रेड तुरंत करनी होगी। यहाँ पे चेयरमैन तुरंत हाँ ना करके रियोजी को बोलते हैं हम तुम्हारे डेटा को एनालाइज करेंगे और एक पूरा अच्छे से प्लान बनाएंगे और उस प्लान को बनाने के बाद हम तुम्हारे जापान को कांटेक्ट करेंगे। और वहीं पे हमें दूसरे सीन में दोबारा से डीमन कासल का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि जिन्वू बैरन के पास पहुंच जाता है। साथ ही में हमें पता चलता है कि जिन्वू का लेवल बहुत ज़्यादा अप हो चुका है और वो 93 लेवल पे है। और जैसे ही जिन्वू ऊपर देखता है वहाँ पे एक ड्रैगन के ऊपर डीमन किंग बैठा होता है। यहाँ पे जिन्वू सोच रहा होता है क्या मैं इस डीमन किंग बैरन को हरा पाऊंगा, क्या मैं इतना ताकतवर हो चुका हूँ। साथ ही में एज़ल भी वहाँ पे डीमन किंग के ऊपर देख रही होती है और उसे महसूस हो रहा होता है कितना ज़्यादा पावरफुल है। साथ ही में एज़ल ने पहली बार बैरन को देखा होता है और इतनी पावर को देखा होता है। जिन्वू ये बात समझ जाता है कि उसने पहली बार बैरन को देखा है और यहाँ पे जिन्वू सोच रहा होता है इसकी पावर तो इतनी ज़्यादा है कि जिन एज़ल भी उसे फील कर सकती है और वो यहाँ पर काँप रही है। जिन्वू यहाँ पर सोच रहा होता है ये बॉस तो उड़ भी सकता है, तो ये फाइट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, साथ ही में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। साथ ही में जिन्वू की नज़र उसके ड्रैगन के ऊपर जाती है, जो कि वो एक विवरिन ड्रैगन होता है। जिन्वू यहाँ पे सोच रहा होता है ये तो बिल्कुल भी डीमन नहीं है और वो खुश भी हो रहा होता है क्योंकि ये डीमन नहीं है तो मैं इसके स्वॉर्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। बैरन यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को उठाकर अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है, जिसकी मदद से बहुत ही ज़्यादा पोर्टल खुल जाते हैं और पोर्टल में से डीमन आर्मी बाहर निकलने लगती है। उन बड़े बड़े पोर्टल में से बड़े बड़े डीमंस और डीमन नाइट्स निकल रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और खतरनाक होते हैं। और जिन्वू भी ये बात देखकर समझ जाता है। वो बोलता है डीमन कमांडर और डीमन नाइट्स ये करीब हर कोई ए रैंक के हंटर के बराबर होंगे, लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है। असली प्रॉब्लम तो ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा है काउंटिंग में और मुझे इन सब पर ध्यान देना होगा। मुझे इन सब से एक साथ ही फाइट करनी होगी और ये करीब 100 से भी ज़्यादा है। जिसपे कि एज़ल बोलती है कि सर अब हम क्या करने वाले हैं, ये सब तो हम पर अटैक करने वाले हैं। जिसपे एक जिन्वू कुछ नहीं बोलता है और कहता है तुम 1 मिनट रुको, और वो वेट करने लगता है। और जैसे ही वो सारे डीमन उसके पास में आते हैं वो डोमेन ऑफ मोनार्च की एबिलिटी को एक्टिवेट कर देता है। और जैसा कि हम सबको पता है जिन्वू की इस एबिलिटी के अंदर उसके जितने भी शैडो सोल्जर होते हैं उन सब की पावर 50% तक बढ़ जाती है। और क्योंकि जिन्वू का लेवल भी अप हो चुका होता है तो इसका एरिया इफेक्ट भी बढ़ जाता है। क्योंकि जिन्वू का यहाँ पे लेवल बहुत ही ज़्यादा अप हो चुका होता है, मतलब 93 पर हो चुका होता है, तो इसकी मतलब एबिलिटी की जो इफेक्टिवनेस होती है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी मदद से जिन्वू के सारे शैडो बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं और उसके जनरल भी बहुत अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं। वहीं पर टस्क उस मैजिक बॉल को बाहर निकालता है। टस्क यहाँ पर एक स्पेल यूज़ करता है हाइमन ऑफ कंबंशन, जिससे कि बहुत ऐसी फायर क्रिएट होती है जिसकी मदद से बहुत ही ज़्यादा डीमन मर जाते हैं। और एज़ल भी ये देख रही होती है और शॉक हो गई होती है, बोल रही होती है मैं 89 फ्लोर से जिन्वू के साथ आई हूँ, लेकिन मैंने जिन्वू को कभी फाइट करते हुए नहीं देखा, ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। वहीं पर हमें एज़ल भी दिखाई जाती है, जो कि मनी मन ये सोच रही होती है कि बैरन हमारा किंग है और जिन्वू यहाँ का मॉन्स्टर है जो कि हमारे सारे डीमन को मार रहा है, तो मुझे यहाँ पे किसका साथ देना चाहिए, अपने किंग का या फिर जिन्वू का। वहीं पर हमें पता चलता है कि जो बैरन होता है उसकी एबिलिटी ये होती है कि अपने मुंह से लाइटनिंग क्रिएट कर सकता है और वो अपने मुंह से ऐसा लाइटनिंग क्रिएट करता है, उसके इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि जिन्वू के मतलब आधे से ज़्यादा शैडो सोल्जर मर गए होते हैं। और जिन्वू यहाँ पे सोच रहा होता है ये कोई आम इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये तो बहुत ही तगड़ी लाइटनिंग है जिसकी वजह से मेरे शैडो की हालत ख़राब हो गई
गई है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बहुत ही जल्दी जल्दी रीजनरेट होंगे और मेरी माना यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। वो यहाँ पर एजल को सेफ जगह छोड़कर एक लंबी सी छलांग लगाता है बैरन के ऊपर अटैक करने के लिए और वो सोच रहा होता है अगर मैंने इस ड्रैगन का पंख काट दिया तो बहुत ही अच्छा होगा। और जैसे ही वो पंख काटने की कोशिश करता है यहाँ पे बैरन उसके स्वॉर्ड से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और ऐसे पुश करता है कि जिन्वू नीचे जाके गिरता है बहुत तेजी से। जिन्वू के नीचे गिरते ही तुरंत ही वो बैरन अपने मुंह में दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी को लोड करता है और उसे मतलब लॉन्च करने लगता है जिन्वू के ऊपर। लेकिन जिन्वू भी यहाँ पे तेज होता है, वो तुरंत ही उठ के उसको डॉज करने लगता है और यहाँ पे बैरन अपनी इलेक्ट्रिसिटी से उसका पीछा करने लगता है एक लेजर बीम की तरह। जिन्वू यहाँ पे भागते भागते सोच रहा होता है भले ही मेरा लेवल कितना भी अप हो गया हो लेकिन मैं इतना भी तेज नहीं हुआ हूँ कि मैं इसकी इलेक्ट्रिसिटी से बच पाऊँ। ये तो बहुत ही तेज है और जल्दी मेरा काम तमाम होने वाला है। और उतने में ही बस टस्क पीछे से आ जाता है और अपने फायर मैजिक पावर का यूज़ करता है। और हालांकि हमें पता है टस्क भी अपने मुंह से फायर क्रिएट कर सकता है और दोनों की पावर आपस में टकराती है और क्योंकि टस्क के पास वो क्रिस्टल होता है इसलिए उसकी फायर पावर डबल हो जाती है और वो बैरन की इलेक्ट्रिसिटी को पीछे धकेलने लगता है और साथ ही में ऊपर ले जाता है जिससे कि उसका ड्रैगन जख्मी हो जाता है और वहाँ से बैरन नीचे गिर जाता है। वो भी यहाँ पर ये सब देख के खुश हो गया होता है और कह रहा होता है टस्क को मैंने वो क्रिस्टल देख के बिल्कुल सही करा था और अब मैं इसे बाहर जाकर तो बिल्कुल भी नहीं बेचने वाला हूँ, मैं इसे टस्क के पास ही छोड़ दूंगा। और बस इसी सस्पेंस के साथ हमारे इस वीडियो की भी एंड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।